सो वेलकम बैक इन द सेकेंड लेक्चर ऑफ दिस इंग्लिश कम्युनिकेशन सीरीज़। तो आज की इस वीडियो में हम एक लैंग्वेज और एक सब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस पता करने वाले हैं, ठीक है। एंड इसी वीडियोज़ में आपको आपको आपके सवाल के आपको आपके पहले सवाल का जवाब मिलेगा कि वाई देर इज़ नो बडी आउटसाइड दैट कैन टीच यू अ लैंग्वेज। क्यों कोई बाहर वाला आपको एक लैंग्वेज नहीं सिखा सकता, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। एंड बिफोर मूविंग अहेड, अगर आपने सिलेबस पार्ट को नहीं देखा है जिसमें हमने सिलेबस के बारे में पूरी चर्चा करी है, तो जस्ट गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो एंड देन जम्प बैक टू दिस वीडियो, ओके। बिकॉज अगर आपको सिलेबस नहीं पता होगा तो आप बहुत कुछ ऐसा है जो मिस कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सो अगेन बिफोर मूविंग अहेड, जस्ट वेट अ सेकेंड एंड आस्क योरसेल्फ दैट डू यू रियली नो द आंसर व्हाट इज़ अ सब्जेक्ट। क्या आपको सच में पता है कि एक सब्जेक्ट क्या होता है? जब मैं अगर आपसे ये सवाल पूछता हूँ तो आपके आंसर्स क्या होंगे? मैं ये वाला आंसर तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये वाला ही आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, दीज आर ऑल नोन एज सब्जेक्ट्स। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ भाई, मैं सब्जेक्ट के नाम नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा हूँ कि व्हाट इज़ अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। सो इफ़ यू डोंट नो द आंसर जस्ट स्टे विद अस एंड वॉच द वीडियो, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। तो वही हमारा फिर से सवाल वही है कि वाई देर इज़ नो बडी दैट कैन टीच यू अ लैंग्वेज। क्यों कोई बाहर वाला आपको लैंग्वेज नहीं सिखा सकता। फाइनली आपको इस वीडियो में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, ओके। और जवाब काफ़ी सीधा साधा है, कोई ऐसा ऐसा आंसर नहीं है कि हाँ आप जानते नहीं है, एक अलग बात है, लेकिन जवाब काफ़ी सीधा सा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं जिसे हमें समझने की ज़रूरत है। एंड मैं अपोलॉजीज चाहूँगा कि ये जो नोट्स है आपको इस नोट्स को मैंने फुल्ली इंग्लिश में बनाया, चूँकि मुझे ये बात ध्यान में नहीं थे, ठीक है। आगे से मैं ध्यान रखूँगा कि ये जो सारे नोट्स जो आपको दिए जाएंगे वो बायलिंगुअल हो, ठीक है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्सड हो, ठीक है। तो हाँ, सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस, ओके। बट आज का ये पहला लेक्चर है, सो यू जस्ट हैव टू कोऑपरेट विद मी, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हमें दो चीज़ें हैं जो समझनी पड़ेगी कि क्यों आपको कोई एक बाहर वाला लैंग्वेज नहीं सिखा सकता, इवन तो मैं भी नहीं, ठीक है। मैं आपको पहले वीडियो से कह रहा हूँ, आई एम नॉट योर इंग्लिश टीचर, आई एम जस्ट अ हेल्पर, अ गाइडर, ओके, ठीक है। सो यहाँ पे हमें दो चीज़ें हैं जो समझनी पड़ेगी। दैट फर्स्ट वन इज़ ऑब्वियस ही बात है कि एक सब्जेक्ट क्या होता है वो हम देखेंगे, एंड डिफरेंस क्या होता है एक सब्जेक्ट और एक लैंग्वेज में हम वो देखेंगे, ओके। अगर हमने इसको सक्सेसफुली समझ लिया तो हमारी जर्नी, आप यकीन मानो, बहुत ही आसान होने वाली है। अगर आपने नहीं समझा तो यही चीज़ आपको काफ़ी एक तरीके से डिफ़िकल्ट कर देगी आपकी जर्नी को। इट विल मेक योर जर्नी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट if you don't understand this thing, the difference between a subject and a language. I'm seriously saying, ये चीज़ अगर आपने नहीं समझी तो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन की जर्नी बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाली है, एंड यू विल नेवर गोना स्पीक इंग्लिश इन दैट वे दैट यू विश, ठीक है। आप उस तरीके से इंग्लिश नहीं बोल पाओगे जैसा आपकी विशेज़ हैं, या काश मैं इस तरीके से इंग्लिश बोल पाता और मेरी इंग्लिश बेटर होती है, या फिर मुझे इस लैंग्वेज पे कमांड होती, ठीक है। सो दिस इज़ वाई आई एम बहुत बार मैं इस चीज़ को इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लिसिटली इस चीज़ के ऊपर मैं काफ़ी प्रेशर दे करके कह रहा हूँ। दिस इज़ वाई आई एम एम्फेसाइजिंग वेरी मच ऑन दिस टॉपिक, ओके। सो क्या सच में ऐसा है कि कुछ डिफरेंस होता है एक सब्जेक्ट और एक लैंग्वेज के बीच में? देन यस, देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ सब्जेक्ट एंड अ लैंग्वेज, बट इट इज़ वेरी सटल। सटल कहने का मतलब ये काफ़ी सूक्ष्म है, ये आसानी से दिखाई नहीं देती। आसानी से दिखाई क्यों नहीं देती? क्योंकि सच में ऐसी चीज़ है जो आसानी से दिखाई नहीं देती? नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम बेसिक सवाल कभी करते ही नहीं हैं, इसलिए हमें छोटी छोटी चीज़ भी हमें बहुत बड़ी लगती है। और है ये काफ़ी छोटी चीज़ कि एक सब्जेक्ट और एक लैंग्वेज के बीच में जो डिफरेंस है, काफ़ी मामूली सी बात है, लेकिन ये मामूली सी बात इसलिए आपको बड़ी लगेगी, या फिर इसलिए आपको पता नहीं है आंसर,
क्योंकि आपने कभी छोटे छोटे सवाल करे नहीं, आप बड़े बड़े सवालों में उलझ गए। अगर आपने सच में छोटे सवाल करे होते तो आज आपकी इंग्लिश बेहतर होती। और यही सवाल आज का ये फंडामेंटल क्वेश्चन है, और यही जवाब आपको इंग्लिश में काफ़ी एक एफिशिएंसी दिलाएगा। ठीक है, तो हाँ, ये डिफरेंस है, काफ़ी सटल है, काफ़ी सूक्ष्म है। तो चलिए हम इसको समझते हैं। और ये डिफरेंस इतना सटल इसलिए है क्योंकि ये दोनों का डायमेंशन अलग है। डायमेंशन कहने का मतलब ये कुछ ऐसा है कि आप ऐसा समझो, दोनों की जो दिशा है, दोनों का जो नेचर है, दोनों की जो प्रकृति है, एक सब्जेक्ट के और एक लैंग्वेज के, दोनों आपस में मिलते नहीं हैं। दोनों का नेचर अलग है, दोनों की जर्नी अलग है, दोनों का काम अलग है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को कभी मैच नहीं करने वाले। ठीक है, क्योंकि दोनों चीज़ काफ़ी अलग अलग है। इसको आसान भाषा में मैं इस तरीके से, आप इसको आसान भाषा में इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे विराट कोहली जाकर के फुटबॉल सीखने की, फुटबॉल मैच में जाकर के गोल करने की ट्राई कर रहा है, और वो भी फुटबॉलर के साथ, मान लो रोनाल्डो, ऐसे फुटबॉलर के साथ वो जा कर के गोल करना चाहते हैं। वो भाई साहब क्या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि विराट कोहली इज़ अ क्रिकेटर एंड रोनाल्डो इज़ अ फेमस फुटबॉलर, एंड वो काफ़ी अच्छे प्लेयर है। बिकॉज दिस इज़ वाई मोस्ट पीपल लाइक द गाय। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा है। डायमेंशन कहने का मतलब ऐसा है कि दोनों की जर्नी अलग है, दोनों अलग अलग फील्ड से आते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज कुछ अलग है और सब्जेक्ट कुछ अलग है, जिनका आपस में कोई मेल नहीं है। ठीक है, जैसे हम बार बार फ्लो में कह देते हैं ना कि इंग्लिश सब्जेक्ट निकालो। अगर आप ऐसा बोलते हो तो यू आर डूइंग अ वेरी बिग मिस्टेक ब्रदर, सिस्टर, वॉट एवर लैंग्वेज। तो ये चीज़ काफ़ी गड़बड़ है। ठीक है, ये सब्जेक्ट नहीं है, एक लैंग्वेज है। कैसे? चलिए समझते हैं इसको। इन शॉर्ट, जो आखिरी आंसर मेरा होने वाला है वो अभी मैं ही बता देता हूँ, और वो आंसर ये है कि एक सब्जेक्ट 99.99% इंट्यूटिव होता है, एक लैंग्वेज फुल्ली इंट्यूटिव नहीं होता। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड इंट्यूटिव? सो इंट्यूटिव बेसिकली मीन्स एनीथिंग विच वी कैन अंडरस्टैंड लॉजिकली, जिसे हम अपना लॉजिक लगा कर समझ सकते हैं, कुछ रूल्स लगा कर समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई एक सब्जेक्ट की बात करो, जैसे आपने पढ़ा है ना कि जैसे आप 2 + 2 = कितने होते हैं? 4। क्या हो जब आप इसको 5 कहने लगे तो? नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये ये रूल्स हैं, ये रूल्स हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट कुछ ऐसा ही है, ये काफ़ी इंट्यूटिव होता है। इसमें जो चीज़ें होती है रूल्स पे चलती है, इसलिए हम इसको लॉजिकली समझते हैं। कहते हो कि अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसा होना ही चाहिए। अगर हम धरती की बात कर रहे हैं और ऊपर से मैं कोई चीज़ गिराऊँ 2 मंजिला छत पे से, इट विल फॉल डाउन। कहाँ जानी चाहिए? इट विल फॉल डाउन, ये ऊपर नहीं जानी चाहिए। वाई इज़ दैट सो? बिकॉज दिस इज़ अ लॉ। और इसको हम किस तरीके से समझते हैं? फिज़िक्स है, इसलिए हम इसमें क्या करते हैं? लॉजिक लगाते हैं। क्यों? इसी को हम कहते हैं इंट्यूटिव। फिजिक्स क्या है? इंट्यूटिव सब्जेक्ट है। ठीक है, इसे हम लॉजिक से समझ सकते हैं। मैथमेटिक्स क्या है? इंट्यूटिव सब्जेक्ट है। जैसे अगर मैं बोलूँ 2 + x = 10, तो क्या करोगे? x = 10 - 2 = x = 8 करोगे, तो यहाँ पे करोगे 2 + 8 = 10 हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्या करा? लॉजिकली चीज़ों को करा, आपने इसको इस इधर भेजा, रूल्स को फॉलो करा। 10 - 2 8 करा। ये बेसिकली क्या किया आपने? लॉजिक का इस्तेमाल करा ना। फिर आपने कहा कि हाँ, 2 में हम 8 जोड़ देंगे तो हमें 10 मिल जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो इंट्यूटिव का बेसिकली ये मतलब होता है। और एक लैंग्वेज क्या होता है? ये पूरी तरीके से लॉजिक पे बेस्ड नहीं होता है। दिस इज़ द फाइनल आंसर, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। लेकिन इतना जानना काफ़ी नहीं है। हम पहले सब्जेक्ट को समझते हैं कि एक सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, सब्जेक्ट बेसिकली क्या है? फैक्ट्स आर व्हाट वी कैन स्टडी इंट्यूटिवली विच इज़ कवर्ड बाय अ सब्जेक्ट। देखो, सब्जेक्ट क्या होता है ना, फैक्ट्स की स्टडी होती है। सब्जेक्ट में बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जिसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, जो काफ़ी वो या तो वो एक्सपेरिमेंट से आते हैं, या तो वो
नेचर के लॉज पे गवर्न होते हैं, वो वहीं से आते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट में बेसिकली क्या होता है, फैक्ट्स होता है। और फैक्ट्स का क्या मतलब होता है, फैक्ट्स का इसको हिंदी में बोलते हैं तथ्य। तथ्य वो चीज़ होती हैं जो कभी बदलते नहीं। फैक्ट्स आर दोज थिंग विच नेवर चेंजेस, ठीक है, जो कभी बदलते नहीं हैं। इसलिए तो वो लॉजिक से समझे जा सकते हैं। अगर चीज़ें बदलनी शुरू हो गई, मे बी जैसे 2+2 आप किसी ने 10 कहना शुरू कर दिया, 2+2 किसी ने 9 शुरू कहना कह दिया, ये क्या हो गया फिर? आप कहीं कोई रिजल्ट पे पहुंचोगे नहीं। कोई कह रहा है कि 2+2 10 होगा, कोई कह रहा है 2+2 9 होगा, कोई कह रहा है 2+2 4 होगा। तो ऐसे तो चीज़ें नहीं चलेगी अगर चीज़ें आप बदलनी शुरू हो गई तो। इसलिए सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, स्टडी ऑफ फैक्ट्स। इसमें चीज़ें बदलती नहीं है कभी, ठीक है। इसलिए अगर चीज़ें बदलती नहीं हैं तो उसको इंग्लिश में कहते हैं काफ़ी स्टैटिक है, ठीक है। अगर चीज़ें बदलती नहीं इसलिए इसको हम कहते हैं रिजिड है। रिजिड माने अपने बल पे खड़ा है, मतलब हिलता डुलता नहीं है। रिजिड है, काफ़ी हठीला है, हठीला है माने वो कभी बदलता नहीं है, एक तरीके से अपनी जगह से हिलता नहीं है। रिजिड है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, फैक्ट्स की स्टडी है, ठीक है। हम फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, जिसमें जो कौन कवर करता है, एक सब्जेक्ट कवर करता है, ठीक है। अब हम नीचे मैंने सब्जेक्ट को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि एक सब्जेक्ट क्या होता है। सो सब्जेक्ट इज़ अ पर्टिकुलर पाथ और अ वे टू अंडरस्टैंड अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स रियलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इंटायर यूनिवर्स। अब ये कहाँ से आ गया, इसमें थोड़ा सा आपका यहाँ पे हमें समय देना पड़ेगा समझने को चीज़ों को। आप समझो पहले कि आज हम पढ़ाई करते रहते हैं। हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि पढ़ाई करो, टीचर बोलते हैं पढ़ाई करो, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं पढ़ाई करो। लेकिन आप थोड़ा सा आपने अगर आप 6 क्लास में आप थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी है अपनी, तो आपको पता होगा कि हम कहाँ से आ रहे हैं। हमारा ओरिजिन कहाँ से है, जंगल में। हम पहले जंगल में रहा करते थे। आप थोड़ा खुद सोच करके देखो, जंगल में कौन सी पढ़ाई होती है। एक समय ऐसा तो रहा होगा जब हम पढ़ाई नहीं करते होंगे, एक समय तो ऐसा भी था जब हम बोल भी नहीं पाते थे, एक समय ऐसा था जब हम खेती भी नहीं कर पाते थे, एक समय ऐसा था जब हम आग जलाना भी नहीं जानते थे। तो सोचो थोड़ा सा कि एक समय ऐसा था जब हम आग जलाना तक नहीं जानते थे, और आज हम बड़ी बड़ी मशीन्स, बड़े बड़े कंप्यूटर्स, बड़े बड़े स्पेस स्टेशंस बना रहे हैं अंतरिक्ष में जा कर के। ये कैसे हुआ, अचानक से तो नहीं हो गया। कंटिन्यूसली एक एफर्ट्स है बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे साइंटिस्ट के। लेकिन ये सारी चीज़ें शुरू कब से हो रही होगी, आप थोड़ा सा आप पीछे जाओगे टाइम में तो आपको पता चलेगा, ठीक है। जो आप सुनते हो कि हम पहले मान्यताओं में जीते थे, जैसे आप हमारे रिलीजन्स में बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जो काफ़ी मान्यताओं पे बेस्ड है। जैसे अभी हमें पता है कि जैसे बारिश क्यों होती है, लेकिन हमारे रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में क्या मिलता है कि बारिश के देवता इंद्रदेव हैं। आप सोच के देखो थोड़ा सा, आपको कुछ नहीं पता। आप थोड़ा उस समय की कल्पना करिए जब आपको विज्ञान का कुछ भी नहीं पता। हमें ये तक नहीं पता था कि बारिश कैसे होती है, बिजली कैसे कड़कती है, दिन रात कैसे होते हैं। आप उन लोगों की सोचो जब उनके सामने ऐसी चीज़ें, घटनाएं होती रहती थी, प्रकृति में ये सारी घटनाएं घटती रहती थी। मौसम बदल रहे हैं, तापमान बदल रहा है, गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, बरसात आ रहा है, जंगल में आग लग जा रहे हैं, बहुत सारे जंगली जानवर हैं वो एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं। हम लोग इधर उधर हम लोग इधर उधर फूड के तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे। हमारे पूर्वज तो ऐसा करते ही होंगे ना, जंगलों में रह करके जब हम रहते थे। भूख क्यों लगती है हमें ये तक नहीं पता होता होगा। आप समझ रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रकृति में घटनाएं घट रही थी, लेकिन हमें पता नहीं था कुछ। लेकिन कभी तो एक ऐसा समय आया होगा जब हमने क्या करा होगा, किसी व्यक्ति ने तो ये काम करा ही होगा ना, कि तभी तो हम यहाँ पे आज हम जंगलों से हट करके बाहर आए हैं। एक समय तो ऐसा आया होगा जब हमने कहा होगा कि नहीं, हम जानवर नहीं हैं, हम जानवर से बेहतर हैं, हम कुछ और हैं लेकिन हम पूरी तरीके से जानवर नहीं हैं। हम थोड़ा सा अपनी चेतना को थोड़ा सा बढ़ाने लगे थे, कॉन्शियसनेस हमें समझ थोड़ी धीरे धीरे आने लगी कि हम जंगली जानवरों जैसे नहीं हैं। इसलिए हमने क्या करा, जंगल को छोड़ना धीरे धीरे शुरू करा और गांव, कबीले, कस्बों और बड़े बड़े शहरों में रहना शुरू करा। जैसे जैसे हमारे पास नॉलेज आती गई।
तो अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जा कर के देखोगे ना, तो हमें ये सब चीज़ें जानने में ना, जैसे एक सब्जेक्ट क्या होता है, आप कह सकते हो कि एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए आप हिस्ट्री में क्यों जा रहे हो, क्योंकि भाई इसका जवाब आपको इतिहास में ही मिलेगा, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, एक तरीका है जिससे हम क्या करते हैं, प्रकृति की ये जो जटिलता है उसको हम समझते हैं। ये जो ब्रह्मांड का जो पूरा का पूरा जटिल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, संरचना है, उसको हम समझते हैं। जैसे ये ब्रह्मांड सोचो कितना बड़ा है, हमें पता ही नहीं है कि यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है। ये ब्रह्मांड कैसा है, इनफाइनाइट है, हमें सच में नहीं पता कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है। ये जो धरती है, इस धरती की कोई औकात नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में। धरती की औकात एक रेत के बराबर नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में। सोचो ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, और हमें ये धरती ही इतनी बड़ी लगती है। हम यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, रिलेटिविटी, आइंस्टीन ने रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया था ना, प्रिंसिपल। हमें ये धरती बड़ी लगती है क्योंकि हम काफ़ी छोटे हैं, धरती बड़ी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि तुम धरती की तुलना कर किससे रहे हो। अगर अपनी तुलना एक पेड़ से करोगे तो पेड़ ज़्यादा बड़ा नहीं लगेगा, लेकिन अगर अपनी तुलना एक बड़े ताड़ के पेड़ से करोगे तो वो ताड़ बड़ा लगेगा। लेकिन उस ताड़ की तुलना अगर आप पूरे अंतरिक्ष से करोगे तो ये ताड़ का पेड़ तो कहीं दिखेगा ही नहीं। आप समझ रहे हो क्या, कि हाँ, कोई चीज़ बड़ी या छोटी सिर्फ तभी है जब हम उसकी तुलना किसी बड़े या छोटे से करते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ ना वो छोटा है ना वो बड़ा है। धरती हमारे लिए बड़ी है क्योंकि हम छोटे हैं, हमारे लिए चींटी छोटी है क्योंकि हम चींटी के लिए बड़े हैं। तो कहीं हम बड़े हैं, कहीं छोटे हैं। इसी तरीके से धरती किसी के लिए कहीं पे बड़ी है, कहीं पे छोटी है। और इतने सारे करोड़ों अरबों खरबों ऐसे धरती हैं, अरबों खरबों ऐसे आकाश गंगाएं हैं। आप समझ रहे हो। तो पूरा ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड में सारी चीज़ें चलती कैसी हैं, हम ब्रह्मांड को तो एक बार में नहीं समझ सकते ना। तो इसलिए हमने क्या करा है, हमने एक सिस्टम बनाया है। वी हैव क्रिएटेड अ सिस्टम फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्स रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स, ताकि हम ब्रह्मांड की जटिलताओं को समझ सकें कि ये ब्रह्मांड क्या है, कैसे चलता है, हम कहाँ से आ गए, इसमें पृथ्वी कहाँ से आ गई, ये ब्रह्मांड शुरू कहाँ से हुआ, ये सब सारी चीज़ें शुरू कैसे हुई, आखिरकार धरती बनी कैसे, और धरती बनी भी तो इस तरीके से, ऐसी स्ट्रक्चर कैसे बन पाए, सूरज कैसे बना, सूरज में ये सारी चीज़ें हो कैसे रही है, सूरज से रोशनी क्यों निकल रही है, धरती से रोशनी क्यों नहीं निकल रही है, सूरज पे जीवन क्यों नहीं है, धरती पे जीवन क्यों है, मंगल ग्रह भी तो धरती जैसा ही इतना है, लेकिन मंगल ग्रह पे जीवन क्यों नहीं है, धरती पे जगह ग्रह क्यों है, सौर मंडल में, अपने सौर मंडल में सिर्फ धरती पे ही धरती ऐसा ग्रह क्यों है जहाँ पे जीवन है। तो इतने सारे सवाल के जवाब हमें एक बार में नहीं मिल सकते। जैसे कहूँ कि मुझे जानना है कि ये माइक वॉइस को रिकॉर्ड कैसे कर रहा है, और सेम एक और मैं क्वेश्चन पूछूं कि मुझे भूख क्यों लगती है, तो मेरा भूख लगना और ये माइक का आवाज़ रिकॉर्ड करना, ये दोनों दो अलग अलग दिशा के सवाल हैं। तो अगर मुझे दोनों सवालों के जवाब जानने हैं तो मुझे दो अलग अलग दिशा में जा कर के उस सवाल के जवाब को ढूंढना पड़ेगा ना। अगर मुझे ये जानना है कि ये आवाज़ रिकॉर्ड कैसे कर रहा है तो मुझे फ़िज़िक्स पढ़नी पड़ेगी, अणु परमाणु को समझना पड़ेगा, तरंगों को समझना पड़ेगा, वेव्स को समझना पड़ेगा, तब जा कर के मुझे इस सवाल का जवाब मिलेगा कि ये रिकॉर्ड कैसे कर पा रहा है। समझ रहे हो। मुझे भूख कैसे लगती है, क्यों लगती है, ये सवाल मुझे बायोलॉजी में जा कर के पढ़ना पड़ेगा, मुझे बायोलॉजी उस सवाल का जवाब देगी। तो आप समझ पा रहे हो कि अलग अलग सवालों के जवाब हमें अलग अलग दिशा में जा कर के ही मिलेंगे। इसलिए हमने क्या करा है, प्रकृति को हम, अब चूँकि ये सारी चीज़ें तो प्रकृति में ही मौजूद हैं, समझ रहे हो, तो प्रकृति काफ़ी जटिलताओं से भरी है। इन जटिलताओं को सरल करके समझने के लिए, चूँकि हम एक बार में प्रकृति की जटिलताओं को नहीं समझ सकते, इसलिए हम इसकी जटिलता को समझने के लिए हमने क्या करा है, एक सिस्टम बनाया है जिसमें हम ये मानते हैं कि वी एग्री दैट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द इंटायर यूनिवर्स एट वंस। हम पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक बार में नहीं समझ सकते। तो हमने क्या किया, हमने क्या करा है,
हमने एक सिस्टम बनाया है जिसमें हमने क्या करा है, यूनिवर्स को सेपरेट कर दिया है, किसमें, अलग अलग टुकड़े में बांट दिया है, जिस उस अलग अलग टुकड़े का नाम ही सब्जेक्ट है। समझ रहे हो? हम ब्रह्मांड को पूरा एक ही बार में नहीं समझ सकते, तो हमने क्या करा है, ब्रह्मांड को ब्रह्मांड की जो ब्रह्मांड माने क्या, ऐसा कोई चीज़ थोड़ी है जिसको आपको अच्छा देखो वो ब्रह्मांड है, नहीं। ब्रह्मांड माने ये जो हमें दिखाई देता है, ये जो सारी घटनाएं घट रही है, तो ये जो सारा कुछ दिखाई देता है, जो जिसमें सारी घटनाएं घट रही है, उन घटनाओं को समझने के लिए हमने क्या करा है, अलग अलग सब्जेक्ट्स का नाम दिया उसे, ठीक है। अलग अलग जो दिशाएं हैं, अलग अलग जो घटनाएं हैं, उसको अलग अलग तरीके से समझने के लिए हमने उसे अलग सब्जेक्ट्स के रूप में हमने स्टडी करा है, ठीक है। अब जैसे मुझे जानना है कि अणु-परमाणु आपस में मिल करके कैसे रिएक्ट करते हैं, आखिर ये पानी बना कैसे, आखिर ये माइक कैसे बना। चूँकि माइक तो हमने अपनी साइंस की मदद से बनाया है, लेकिन वो सारे सवालों के जवाब तो कहीं ना कहीं तो जा कर के मिलेंगे। इसलिए जैसे हम फिज़िक्स में हम क्या करते हैं, हम वही अणु-परमाणु और जो नेचर के जो लॉज हैं उसको हम समझते हैं। केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, ये जो अणु-परमाणु हैं, ये जो प्रकृति में मौजूद तत्व हैं, वो आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं, उनकी संरचना क्या है, ये सब चीज़ों को हम स्टडी करते हैं। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स अलग अलग दिशा में जा कर के नेचर को अलग दृष्टि से समझते हैं। वही जो अलग अलग तरीका है प्रकृति की जटिलताओं को समझने का, वही जो तरीका है एक सब्जेक्ट कहलाता है। आप समझे? ठीक है। हमने क्या करा है, हमने एक सिस्टम बनाया जिसमें हमने प्रकृति को एक बार नहीं समझ सकते, हम ये मानते हैं, लेकिन हमने क्या करा है, प्रकृति को सेपरेट कर दिया है मल्टीपल पीसेस में। आप ये पूरा टुकड़ा नहीं समझ सकते, लेकिन अगर आप इसके अलग अलग टुकड़े का अलग अलग हिस्से कर दो और एक एक हिस्से को आप समझना शुरू करो, तो आपने क्या करा, ये पूरे के पूरे इस चीज़ को आपने समझ लिया ना, ठीक है। जैसे ये पूरा का पूरा चीज़ आपको नहीं समझ सकते एक बार में, तो आपने क्या किया, इसके इतने टुकड़े कर दिया। तो आपने क्या करा, फिर इसको अलग से समझ लिया, इसको अलग समझ लिया, इसको अलग तरीके से समझ लिया, इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको समझा, फिर इसको समझा, यानी कि एक एक करके आपने सबको समझ लिया। फिर आप कह सकते हो कि फिर आप इस चीज़ के बारे में कुछ कमेंट्री देख सकते हो कि हाँ ये चीज़ ऐसी है। समझ रहे हो? तो यही कुछ है, यही सारी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करी है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों को क्या करते हैं, समझते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स को हम समझते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, उन सारी चीज़ों को एग्रीगेट करते हैं और हम क्या करते हैं, एक बड़ा पिक्चर यूनिवर्स का समझते हैं, ठीक है, कि यूनिवर्स आखिर में काम कैसे करती है, ये धरती क्या है, यूनिवर्स क्या है, हम कहाँ हैं, इसमें हम कहाँ फिट होते हैं, हमारा इसमें क्या पर्पस है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो हम अलग अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं हम अपने क्लास में, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स क्या है, नेचर को समझने का एक पर्टिकुलर तरीका है, एक पर्टिकुलर रास्ता है, जिसमें हम अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग रास्ते ही अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। समझ रहे हो? ठीक है। तो वट एवर वी स्टडी इन सब्जेक्ट इज़ मोस्टली अ फैक्ट। तो हम जब भी कुछ पढ़ते हैं सब्जेक्ट में, मोस्टली क्या होता है, एक फैक्ट होता है, एक तथ्य होता है, वो जो बदलता नहीं है। अगर सब्जेक्ट फैक्ट्स भी बदलने लग गए तो फिर हम प्रकृति को समझेंगे कैसे? अगर प्रकृति के नियम ही बदलने लग गए, जैसे ये चीज़ है अभी कलम, ठीक है, बाद में ये कुछ अलग तरीके से रिएक्ट करके अलग कोई अलग फॉर्म ले ले, तो आप समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर चीज़ें एक जैसी नहीं रही, एक जैसे स्थिर नहीं रही, तो फिर हम उस पर तो कुछ बात ही नहीं कर सकते, वो तो बदल गई ना, तो उसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उसका नेचर ही कुछ ऐसा हो गया। तो वो सब्जेक्ट्स के दायरे में नहीं आता, ठीक है। सब्जेक्ट्स में मोस्टली क्या करते हैं, फैक्ट्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। और फैक्ट्स का मतलब होता है फैक्ट इज़ दैट विच डज़ नॉट चेंज, जो बदलता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कहते हैं सब्जेक्ट को कि सब्जेक्ट काफ़ी स्टैटिक होता है। स्टैटिक माने जो बदलता नहीं है, ठीक है। इसलिए वो काफ़ी रिजिड होता है, काफ़ी ठोस होता है, बदलता नहीं है, वो अपने नियम कायदे पे ही अड़ा रहता है, इसलिए वो फ्लेक्सिबल, इसमें लचीलापन नहीं होता, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है, रिजिड होता है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता, इसमें लचीलापन नहीं होता है, यही इसको सब्जेक्ट बनाता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया, ये मान लो अभी पूरा का पूरा यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स तो नहीं है बट मान लो ये इनफाइनाइट है, जिसमें हम मैथमेटिक्स, जिसमें हम स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, फिजिक्स
जिसमें हम नेचर के लॉज को पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हम तत्वों और उनके नियम संरचनाओं को पढ़ते हैं कि आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। बायोलॉजी में हम लाइफ की स्टडी करते हैं। कंप्यूटर साइंस बेसिकली कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये मल्टीपल सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, जिसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है कंप्यूटर साइंस। सो इफ़ यू वांट टू मास्टर कंप्यूटर साइंस, यू मस्ट हैव sufficient knowledge about chemistry, physics and mathematics, how things work under the hood in a computer, ठीक है। I'm not talking about the whole chemistry, like you should know all about the reactions of that we learn in chemistry class, but I'm talking about the basics of chemistry. You have to know, you should know, ठीक है, to understand a computer very well, how it is working under the hood, okay। And then philosophy. What is philosophy? Philosophy is the study of I, ये जो मैं है उसकी स्टडी करता है फिलॉसफी। फिलॉसफी इज़ नॉट काइंड ऑफ धर्म और समथिंग लाइक गॉड की बात करता है। ये जब भी फिलॉसफी में गॉड की बात आती है तो यहाँ पे हमारा मतलब होता है ट्रुथ, सत्य। गॉड इज़ नॉट समथिंग हु क्रिएट्स आवरसेल्फ, हम हु क्रिएट अस, ठीक है, जिसने हमको बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। गॉड का बेसिकली मतलब होता है फिलॉसफी में ट्रुथ, ओके। साइकोलॉजी में हम ब्रेन को स्टडी करते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। एस्ट्रोबायोलॉजी में एस्ट्रो का बेसिकली मतलब होता है दूसरे ग्रह, ठीक है। जब भी हम स्पेस की बात करते हैं, जब भी हम दूसरे ग्रह की बात करते हैं तो वहाँ पे हम एस्ट्रो लगाते हैं। जैसे दूसरे ग्रह पे जीवन है या नहीं तो हम एस्ट्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स दूसरे जो ग्रह है वो किस तरीके से आपस में रिएक्ट कर, दूसरे ग्रह किस नियमों पे चलते हैं, प्रकृति के किस नियमों पे चलते हैं, ठीक है, उस तरीके से हम एस्ट्रोफिजिक्स में सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको सब्जेक्ट क्या है वो पता हो गया होगा, ठीक है। सब्जेक्ट इज़ स्टडी ऑफ फैक्ट्स, इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स जो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होते हैं और वो काफ़ी रिजिड होते हैं और इसलिए काफ़ी स्टैटिक होते हैं और वो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए वो फ्लेक्सिबल नहीं होते। लेकिन जब भी हम बात करें लैंग्वेज की तो लैंग्वेज में ऐसा नहीं है। लैंग्वेज फैक्ट्स के बारे में स्टडी नहीं है। इसका बेसिकली मतलब होता है हम अपनी शेयर कर सकते हैं थॉट्स को, इमोशन को और जेस्चर को। जेस्चर माने जब मैं समझाता हूँ तो मैं इस तरीके से कभी हाथ ऐसे ऐसे करता हूँ तो इसको जेस्चर बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पता है ना कि लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज इज जस्ट अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत करने का एक तरीका है बस। तो अगर बातचीत करने के तरीके में नियम घुसा देंगे तो नियम से अगर हम बातचीत करेंगे तो ये नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप खुद देखो, जब आप हिंदी भी बोलते हो तो क्या व्याकरण के नियम को पालन करते हो? नहीं करते हो ना। तो इसी के कारण जब लैंग्वेज की बात आती है तो लैंग्वेज रूल्स पे नहीं चलते हैं, लैंग्वेज फैक्ट्स पे नहीं चलते। रूल्स का मतलब फैक्ट्स, ठीक है। रूल्स आर रूल्स, माने फैक्ट वो जो चेंज नहीं होते, ठीक है। रूल्स मीन्स वो जो चेंज नहीं होता, ठीक है। सो लैंग्वेज की बात आती है तो वो फैक्ट्स नहीं होता, ये काफ़ी, ये इसका बस मतलब होता है हम अपने थॉट्स, इमोशन और जेस्चर को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। इसी के कारण ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, ठीक है। और अगर हम, और इसे फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, इट हैज़ टू बी फ्लेक्सिबल, अदरवाइज आर डे टू डे कम्युनिकेशन विल बिकम लाइक अ स्क्रिप्ट। ये कुछ रोबोट जैसा लगेगा, कंप्यूटर प्रोग्राम जैसा लगेगा। अगर हम नियम कायदे से बात करेंगे तो वो फील नहीं आ पाएगा, ठीक है। आपने कभी गौर किया जब आपके साथ कोई शुद्ध हिंदी में, बहुत शुद्ध हिंदी में भी बात करता है तो आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हो। बात आपकी इंग्लिश की नहीं, बात अगर आप हिंदी की भी आए तो ऐसा ही है, ठीक है। जैसे आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ो, आपको लगेगा कि इतनी सारी अच्छी हिंदी कहाँ से आ गई। तो ये कुछ मैं वो बात कर रहा हूँ। लेकिन हमारा डे टू डे कन्वर्सेशन कैसा होता है, एक किताब में लिखी हुई भाषा और हम जो आम तौर पे बोलते हैं उस भाषा में काफ़ी अंतर होता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इसलिए एक लैंग्वेज काफ़ी रिजिड नहीं होता, काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। इसमें रूल्स का कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता। तब आप समझ पा रहे हो कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि ग्रामर आपको हेल्प नहीं करने वाला। ग्रामर इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। यस, ग्रामर विल help you how to make sentences, but it is not all of your, it basically it does not cover all of 100% of English communication in that, ठीक है। तो ये बस आपको शुरुआत में सेंटेंस बनाने के लिए हेल्प करेगा, बट लेकिन आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको इसमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा हम आगे डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैं सेंटेंस पैटर्न रिकॉग्निशन की बात करने वाला हूँ आगे, ठीक है। तो अभी आप समझ पा रहे होंगे कि एक लैंग्वेज और एक सब्जेक्ट्स में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। यह डिफरेंस है कि सब्जेक्ट स्टैटिक होता है, सब्जेक्ट का लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है। सब्जेक्ट किसी दूसरे
ग्रह की चीज़ है, आप ऐसा कह सकते हो। सब्जेक्ट का लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है। सब्जेक्ट काफ़ी रिजिड होता है, काफ़ी स्टैटिक होता है, काफ़ी फ्लेक्सिबल नहीं होता है, वो काफ़ी रिजिड होता है। लैंग्वेज फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए इसमें रूल्स का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता, ठीक है। और क्यों नहीं होता अभी हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू भी देखेंगे, ठीक है। तो क्या है, जैसे अगर मुझे कहना हो कि आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, तो इसी बात को मैं अलग अलग ढेरों अलग अलग तरीके से कह सकता हूँ। जैसे आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, ओके। आई एम हंग्री, इसको मैंने लिखावट में बदल दिया, मैं भूखा हूँ, ठीक है। लेकिन दोनों में एक तरीके से एक ही कहने, मीनिंग एक ही तरीके से कन्वे हो रहा होगा, लेकिन हमने लिखने का तरीका देखो बदल दिया ना। यहाँ पे आई फील हंग्री माने मैं भूखा महसूस कर रहा हूँ। एक तरीके से मैंने यहाँ पे बोला आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। आई फील हंग्री, मैं भूखा महसूस कर रहा हूँ। दोनों बात एक ही कही है ली मैंने, लेकिन कहने का तरीका अलग है। आई एम स्टारविंग, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस, माने ज़्यादा जोर दे करके कहना, ठीक है। आई एम स्टारविंग माने मैं भूख से तड़प रहा हूँ, मैं भूख से मर रहा हूँ। अगेन वही बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं काफ़ी भूखा हूँ, ठीक है। एंड आई कुड रियली ईट समथिंग, माने मुझे कुछ खा लेना चाहिए। देखा आपने, आई एम हंग्री माने मैं भूखा हूँ, इसको अलग अलग तरीके से, कितने अलग अलग तरीके से कह सकते हो। इसको आप ऐसे कह सकते हो, आई थिंक लेट्स ईट समथिंग, आई थिंक वी हैव टू ईट समथिंग। ये कुछ ऐसा अलग अलग तरीके से, जितने मर्जी उतने तरीके से, अलग अलग तरीके से एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से कह सकते हो। सो इसीलिए लैंग्वेज में अगर आप बोलो कि ग्रामर ही सब कुछ है, नथिंग, आई एम सॉरी टू से यू दैट, ठीक है। ग्रामर सब कुछ नहीं होता। आप देख रहे हो क्यों नहीं होता है, मैं इसका प्रॉपर आपको रीज़न भी दे रहा हूँ, वाई इज़ दैट सो। अगर मुझे कहना हो शी वेंट टू स्कूल, माने वो स्कूल चली गई, तो इसको किस तरीके से कह सकते हैं, शी वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गई है। शी वेंट टू द स्कूल, वो वही स्कूल गई है जो रोज़ आती है। शी हैज़ गोन टू स्कूल, वो स्कूल चली गई है। शी हेडेड टू स्कूल, वो स्कूल की तरफ गई है। शी इज़ ऑन हिज वे टू स्कूल, शी इज़ ऑन हिज वे टू स्कूल, वो अपने स्कूल के रास्ते में है। तो एक ही चीज़ को कि वो स्कूल गई है, इसको मैंने इसको हम कितने अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, समझ रहे हो। कितने अलग अलग तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई थिंक आप समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और द कोर मीनिंग रिमेन्स सिमिलर, कहने का मतलब वही है, बदला नहीं है। इवन दो सेंटेंसेस को हमने वर्ड्स को काफ़ी चेंज भी करा है, लेकिन मीनिंग वही सेम है। इसलिए यहाँ पे ग्रामर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता। इस शुरुआती में आपको सेंटेंस बनाना है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादातर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इंग्लिश कम्युनिकेशन या फिर कोई भी कम्युनिकेशन, वट एवर लैंग्वेज यू आर लर्निंग, ग्रामर इज़ नॉट गोना हेल्प यू अलॉट, ओके। एट फर्स्ट टेंस, in the beginning it will help you to make how you can make sentences, but this is that, and ये इससे ज़्यादा आगे नहीं ले जाएगा आपको, ठीक है। और इसमें अगर आप इमोशन ऐड कर दो तो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। जो आपने पीके देखा है, जो जिसमें वो कहते हैं कि एक ही शब्द के कई कई मतबल आपने उसकी देखा है, आपने वो वाली एक्टिंग देखी जब जेल में वो, आई थिंक मुझे वो एक्ट्रेस का नाम नहीं आता, लेकिन वो पीके में कहता है कि एक ही शब्द के अलग अलग मतलब, अच्छा ये वाला जो पीके में है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जोर से बोलो तो इसका कुछ और मतलब, थोड़ा सा अच्छा ये वाला, वो कुछ और मतलब होता है इसका। वो जो समझा रहा था बड़े अच्छे से उन्होंने समझाया है, आमिर खान ने, ठीक है। तो इमोशन साइड कर दो तो भाषा और कॉम्प्लेक्स हो जाती है, एक ही शब्द के और भी मतलब हो जाते हैं, मतबल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ग्रामर आपकी ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप भूल जाते हो, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम भूल जाते हैं, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम जो इम्पॉर्टेंट होता है वो भूल जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। बेसिकली मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पे दो बातें याद रखो। पहली बात तो सब्जेक्ट जो होता है वो लॉजिकली हम समझते हैं, ठीक है, बट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज इंटायरली ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। हम लॉजिक के बेस पे पूरी की पूरी भाषा नहीं समझ सकते। वी हैव टू डू समथिंग एल्स, एंड व्हाट इज़ दैट, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू keep your mind to the entire journey of this series। वो ये कि आपको सेंटेंस पैटर्न को समझना पड़ेगा। आपको ये बात दिमाग में घुसानी है
कि सेंटेंस के पैटर्न को मुझे पहचानना है, ठीक है। एक लैंग्वेज तब आती है जब आप सेंटेंस के पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना शुरू करो। एंड यही जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो एक सब्जेक्ट को लैंग्वेज से अलग करती है। लैंग्वेज इज़ ऑल अबाउट पैटर्न रिकॉग्निशन, कि सेंटेंस में सेंटेंस पहले बन कैसे रहा है और सेंटेंसेस अलग अलग सेंटेंसेस आपस में जुड़ कैसे रहे हैं, और जब हम उसमें कुछ थोड़ी सी बदलाव कर देते तो उसका मीनिंग चेंज कैसे हो पा रहा है, ठीक है। और उसमें थोड़ा सा इमोशंस डाल दो तो और भी कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। तो ये कुछ वैसा है। इसमें हम लॉजिकली पूरा नहीं समझ सकते। और क्यों नहीं समझ सकते मैंने आपको बताया, क्योंकि एक ही चीज़ को कहने के 1000 तरीके हैं। तो एक ही चीज़ को कहने के 1000 तरीके, तो कौन सा तरीका है ये तो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा ना। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लिसनिंग की प्रैक्टिस, स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप समझ रहे हो। सो पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। और ये पैटर्न रिकॉग्निशन क्या चीज़ है, ये आपको तब समझ में आएगा जब आपके पास when you have sufficient knowledge about ग्रामर। जब आपके पास ग्रामर की अच्छी नॉलेज हो जाएगी, और प्लस में रीडिंग आपको करना पड़ेगा। जो आप लिसनिंग करोगे ये भी आपको बहुत मदद करने वाला है सेंटेंस से पैटर्न रिकॉग्निशन में। आप ये बात ध्यान में रखना, ये वाली अभी इसकी इम्पॉर्टेंस कम है, क्योंकि अगर आप बिगनर हो तो इसकी इम्पॉर्टेंस आपके लिए भी फ़िलहाल के लिए कम है। लेकिन आप ये याद रखना कि आपको सेंटेंसेस में पैटर्न ढूंढना है, ठीक है। आप इस वीडियो से बस ये बात ले जाओ कि आपको ये चीज़ याद रखनी है, सेंटेंस का पैटर्न रिकॉग्निशन। क्योंकि learning a language is all about how efficiently you are identifying the sentence patterns। लैंग्वेज सीखने का बेसिकली मतलब यही होता है कि आप कितनी अच्छी तरीके से सेंटेंस के पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर रहे हो, ठीक है। अगर आपने सेंटेंस के पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया, इट विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, एंड दिस इज़ व्हाट लर्निंग अ लैंग्वेज मीन्स। यही लैंग्वेज को सीखने का बेसिकली मतलब होता है, ठीक है। अगर आप वो करना स्टार्ट कर दोगे, इट इज़ गुड टू गो। यहाँ पे और भी क्या लिखा, ऑफकोर्स ग्रामर विल गोना हेल्प यू हाउ टू मेक सेंटेंसेस। ग्रामर आपकी इतनी मदद करेगा कि आप सेंटेंस कैसे बनाओ, बट इट विल नॉट हेल्प यू इन सेंटेंस पैटर्न रिकॉग्निशन। सेंटेंस के पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने में ग्रामर आपकी मदद नहीं करेगा, ठीक है। यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। एंड हाउ यू कैन डू इट, व्हेन यू लिसन, व्हेन यू रीड, एंड व्हेन यू हैव सफिशिएंट नॉलेज अबाउट ग्रामर। सो अभी तो फ़िलहाल अगर आपको ग्रामेटिकल नॉलेज भी नहीं है, और अभी आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो पोर्शन है, जब हम धीरे धीरे ये सब सारी चीज़ें ख़त्म करेंगे, यहाँ तक हम ख़त्म करेंगे, तो आपको सेंटेंस में पैटर्न दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बस अब ये एक बात याद रखो कि मुझे सेंटेंस का पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है, ओके। एंड देन यू विल बी एबल टू मेक सेंटेंसेस आर ओन। आप खुद से सेंटेंस बनाना शुरू कर दोगे विदाउट हेजिटेटिंग टू मच, बिना हिचकिचाए, बिना घबराए, ठीक है, एंड मच मोर। And the most challenging part is this journey, and the most challenging part of this journey is, सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ वाली बात है और जो मुझे बोलते हुए भी आती है, ये कि ये चीज़ आपको खुद से करनी पड़ेगी। मैं नहीं करने वाला, मैं बस आपको थोड़ी सी हेल्प करूँगा ग्रामर सेक्शन में, एंड रीडिंग में भी हेल्प करूँगा, लिसनिंग में भी हेल्प करूँगा, लेकिन पैटर्न को रिकॉग्निशन आपको खुद ही करना पड़ेगा। अगर कोई सवाल है तो आप वहाँ से मुझे कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं, हमने क्या क्या देखा है इसमें, थोड़ा सा डायग्राम से समझ लेते हैं। हम शुरू में क्या करेंगे, आपको शुरू में तो सबसे पहले वर्ड्स की मीनिंग जाननी पड़ेगी, एंड देन वर्ड्स का अरेंजमेंट, कि हम वर्ड्स का अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं ताकि हम सेंटेंस बना पाएँ, एंड देन फाइनली आपको रीडिंग में ध्यान देना है, ठीक है। आप जितना अच्छे से रीड करोगे उतनी जल्दी आप सेंटेंस में पैटर्न रिकॉग्नाइज करना शुरू करोगे, ठीक है। आपका ब्रेन क्या करेगा, सेंटेंस में पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना शुरू करेगा, ठीक है। और वो सेंटेंसेस को बनाने में आपकी मदद करेगा, ठीक है। आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देगा सेंटेंसेस को बनाना, और फिर क्या करोगे आप, मल्टीपल सेंटेंसेस में आप क्या करोगे, आप कनेक्शंस जोड़ पाओगे, ठीक है।
आप एक लंबा सा सेंटेंस बना पाओगे, एक पैराग्राफ, जो आप कहते हो ना कि मुझसे सेंटेंसेस बनते नहीं हैं, फिर वो होना शुरू हो जाएगा फिर, ठीक है। कैसे? सो शुरू में आपको क्या करना है, वर्ड्स के मीनिंग याद करने हैं, सॉरी वर्ड्स के मीनिंग आपको मीनिंग जानने हैं, बस याद नहीं करने। सेंटेंसेस कैसे बनाना है वो रीडिंग पे ध्यान देना, ताकि हमारा ब्रेन पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके सेंटेंसेस बनाना शुरू कर दे, एंड देन हम मल्टीपल सेंटेंसेस को कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। और इतना ईजी नहीं होने वाला, ठीक है। मैं साथ हूँ, आप साथ हो, काम करो, ठीक है। इंग्लिश बेटर होगी एक ना एक दिन, ठीक है। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि कोई भी आपको लैंग्वेज क्यों नहीं सिखा सकता, और आपने सेंटेंस और सब्जेक्ट और एक लैंग्वेज के बीच के डिफरेंस को जाना होगा, समझा होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया देन वीडियो को दोबारा देख लो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। ओके।